मेरी सहेली जो मेडिकल कॉलेज में थी, उस महिला डॉक्टर के साथ जघन्य वारदात के बाद से पूरा देश गुस्से में है। हर किसी के जुबान पर आरोपियों के लिए सिर्फ फांसी की मांग है। उस रात उस बेटी के साथ जो हुआ, वह आज से 17 साल पहले देश की राजधानी दिल्ली में घटी उस घटना को याद दिला गया। तब भी एक डॉक्टर बेटी मदद के लिए चिल्लाती रही, पर शहर के शोरगुल ने उस चीख को ही दबा दिया। समय और स्थितियाँ बदलती गईं, लेकिन आज भी दिल्ली की उस बेटी को न्याय चाहिए। तब कोलकाता वाले केस की ही तरह वहाँ भी बलात्कार जैसे घिनौने अपराध को आत्महत्या का नाम दिया गया था। वह लड़की कोमा में थी और बाद में इस जहां से रुखसत हो गई। उसके जाने के बाद आज भी यह केस अनसुलझा है। आइए जानते हैं 17 साल पहले उस रात दिल्ली की इस बेटी के साथ क्या हुआ था। कोलकाता केस से याद आई दिल्ली में उस रात की घटना। आज से 17 साल पहले साल 2007 की बात है। दिल्ली शहर के शोरगुल में पश्चिम दिल्ली के एक भीड़ भाड़ वाले अस्पताल में किसी ने भी डॉक्टर कविता की मदद के लिए चीखने चिल्लाने की आवाज़ नहीं सुनी। डॉक्टर 24 घंटों तक बेहोश पड़ी रही। दरिंदे ने उसके शरीर के हर अंग को चोट दी। उस बेचारी के चेहरे और गर्दन पर काटने के निशान थे और बाह पर इंजेक्शन का निशान था। किसी ने 26 वर्षीय ईएसआई अस्पताल की वरिष्ठ निवासी को ड्रग देकर बलात्कार किया था। बाद में उसकी जान लेने का भी प्रयास किया गया। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोलकाता के आरजी कर हॉस्पिटल में एक डॉक्टर बलात्कार और हत्या को आत्महत्या के रूप में पेश करने का प्रयास किया गया था। और 17 साल पहले कविता का मामला भी अलग नहीं था। अस्पताल प्रशासन और पुलिस ने शुरू में आत्महत्या का प्रयास का संदेह किया था। उस समय की समाचार रिपोर्टों में उल्लेख है कि कैसे इस मामले को बलात्कार के प्रयास के बाद आत्महत्या के रूप में चित्रित किया गया था। लेकिन उस रात क्या हुआ था? उस रात कविता की ड्यूटी के लिए अस्पताल में ही रही थी। उसे अगले दिन अपनी बहन के घर जाना था। कविता को आखिरी बार लगभग 8:30 बजे डॉक्टर के मेस में देखा गया था। लगभग 10 बजे उन्होंने अपनी बहन को फ़ोन किया और फिर थोड़ी देर बाद अपने रात के कपड़े बदले और आराम करने के लिए हॉस्टल ब्लॉक में अपने कमरे में चली गई। उसके बाद कविता अगले दिन कभी भी अपनी बहन के घर नहीं पहुंची। कविता के ना आने से कविता की बहन ने कई फ़ोन कॉल किए, मगर कोई जवाब उन्हें नहीं आया। घबराकर वह अस्पताल पहुंची और कविता को अपने पेट के बल बिस्तर पर लेटी हुई पाया। जब बहन ने उसे पुकारा तो कोई आवाज़ नहीं दिया। बहन ने सोचा कि कविता गहरी नींद में है, लेकिन उसे बहुत बड़ा झटका लगा जब उसने उसे पलट कर देखा। शरीर ठंडा था और उस पर घाव और चोटें थीं। उसने अंडरगारमेंट्स नहीं पहने थे और उसके निजी अंगों पर चोटें थीं। कविता की बहन मदद के लिए चिल्लाई और इसके बाद डॉक्टर को अस्पताल के आपातकाल में ले जाया गया। कविता कोमा में चली गई थी। वह 7 महीने तक इसी अवस्था में रही। बाद में उसे पश्चिम बिहार के एक निजी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। केस को दबाया गया और फिर फूटा गुस्सा। अस्पताल प्रशासन और पुलिस ने शुरू में महसूस किया कि कविता ने आत्महत्या कर ली है, लेकिन सार्वजनिक आक्रोश ने अधिकारियों को अपना रुख बदलने के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि उस समय सोशल मीडिया का उपयोग सीमित था, लेकिन आक्रोश ने सरकार को हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर किया। एक केंद्रीय मंत्री कविता के अस्पताल में मिलने गए और उनसे सभी चिकित्सा खर्चों का ध्यान रखने का वादा किया। एक पूर्ण जांच भी शुरू की गई। उसके मेडिकल टेस्ट से वह सब पता चल गया जो उस रात कविता ने सहन किए थे। पूरे शरीर में खरोच के निशान, निजी अंगों सहित वहाँ चिकित्सा रिपोर्ट में लिखा है उसका शरीर खरोच और काटने के निशान से ढका हुआ था। उसकी गर्दन पर गहरे कट थे। उसे बेहोश कर दिया गया था। उसका गला भी घोटा गया था।
डॉक्टरों ने उसकी बाँह पर इंजेक्शन के निशान के अलावा उसकी गर्दन पर 2 लिक्चर मार्क भी पाए थे। मामला पेचीदा था। कोई गवाह नहीं, कोई मकसद नहीं और शुरुआत में कोई संदिग्ध नहीं। उनके सहयोगियों, परिवार और कर्मचारियों के साथ साक्षात्कार के आधार पर जांचकर्ताओं ने पहले उसी अस्पताल में एक डॉक्टर को हिरासत में लिया। एक जांचकर्ता ने याद करते हुए बताया कि कविता के परिवार ने हमें उनके करीबी सहयोगियों के साथ एक ग्रुप फ़ोटो प्रदान किया था। यह फ़ोटो एक सहकर्मी की विदाई पार्टी में घटना से 1 महीने पहले खींची गई थी, जो अमेरिका जाने वाला था। अपने फ़ोटो में दिख रहे हर व्यक्ति का सत्यापन किया, हिरासत में लिया गया। डॉक्टर भी फ़ोटो में दिखाई दिया और उस समय पुलिस के लिए मुख्य संदिग्ध था, लेकिन उसके पास एक बहाना था। पुलिस ने कुछ सुराग पाने के लिए उसकी ब्रेन मैपिंग की, लेकिन कुछ भी पुष्टि नहीं मिला। दूसरा संदिग्ध कविता का एक करीबी रिश्तेदार था, लेकिन उसके पास भी एक बहाना था और घटना के समय वह शहर से बाहर था। जांचकर्ताओं को घटना से 1 दिन पहले उसके और कविता के बीच एक लंबी कॉल का पता चला। रिश्तेदार ने पुलिस को बताया कि उसके बीच ऐसी बातचीत आम बात थी। पुलिस ने उससे काफ़ी सवाल पूछे, खासकर जब उसने ब्रेन मैपिंग और नार्को एनालिसिस टेस्ट से गुजरने से इनकार कर दिया। पुलिस ने परीक्षण कराने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय से अनुमति मांगी और अपना रास्ता निकाला, फिर भी परिणाम मददगार नहीं रहे। जांच की एक और दिशा परिवार का यह बयान था कि वे कविता के लिए एक संभावित दूल्हा ढूंढ रहे थे। इसलिए जांचकर्ताओं ने एक पूर्व प्रेमी या एक अस्वीकृत मैच की संभावना का पता लगाया। इस दौरान पुलिस का मानना था कि किसी डॉक्टर या चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति ने ही यह जघन्य अपराध किया है। जांचकर्ता ने कहा कि जबरदस्ती प्रवेश के कोई संकेत नहीं थे। इसके अलावा जिस तरह से हमलावर ने उसे मारने की कोशिश की थी, उससे पता चलता था कि उस व्यक्ति को ड्रग देने का तरीका मालूम था और वह जानता था कि कौन सा इंजेक्शन इंजेक्ट करना है। पुलिस ने तलाशी के दौरान कमरे से एक डिस्पोजेबल सिरिंज और इंसुलिन की 2 बोतलें भी जब्त की थीं। आक्रोश के बीच पुलिस ने अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को गिरफ्तार किया, जहां कविता काम करती थी। साथ ही एक नर्सिंग अटेंडेंट को गिरफ्तार किया गया। उस पर लापरवाही और सबूतों को नष्ट करने का आरोप लगाया। सीएमओ पर मेडिको लीगल केस रिपोर्ट की छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया था और बाद वाले को पीड़िता के पेट धोने के नमूनों के साथ गड़बड़ी करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। आरोप लगाया गया था कि उन्होंने पुलिस के अस्पताल पहुंचने से पहले पीड़िता के शरीर पर खरोच के निशान तक छिपाने की कोशिश की थी। अस्पताल ने यह भी दावा किया था कि कविता की सेवा समाप्त कर दी गई थी और वह अवैध रूप से परिसर में ही रह रही थी, जिससे परिवार और अन्य लोगों से उग्र प्रतिक्रियाएं मिली। एक उज्जवल जीवन का अंत हो गया। कविता पंजाब से दिल्ली स्थानांतरित हो गई थी और जनकपुरी में अपनी बहन के साथ रहती थी। जब वह मुश्किल से 10 साल की थी, तब उसके माता पिता का एक दुर्घटना में निधन हो गया था। वह 2007 की गर्मियों में ईएसआई अस्पताल में शामिल हुई थी। एक बाल रोग विशेषज्ञ के तौर पर उसने प्रसूति वार्ड में काम किया और अक्सर रात की शिफ्ट में काम करती थी। दिलचस्प बात यह है कि उसने 19 सितंबर को अपने वरिष्ठ रेजिडेंसी पूरी कर ली थी और ठीक एक दिन पहले उसका हमला हुआ था। हालांकि उसकी हिम्मत ने उसे 7 महीने तक जिंदा रखा। अप्रैल 2008 को कविता की स्थिति बिगड़ने लगी थी। 21 सितंबर से उसका रक्तचाप अप्रैल के पहले सप्ताह तक कम होने लगा था। उसके पूरे शरीर में गंभीर संक्रमण थे। 17 अप्रैल को कविता को मृत घोषित कर दिया गया। उनकी मृत्यु के समय उनका वजन महज 15 किलोग्राम था। उनके साथ मामला भी खत्म हो गया। क्या देश की बेटियों के साथ
ऐसे ही हादसे होते रहेंगे और क्या उन्हें इंसाफ नहीं मिल पाएगा? इन हादसों को, इन दुष्कर्म को रोकने के लिए हमें कोई न कोई कदम ज़रूर उठाना पड़ेगा, जिससे कि हमारे देश की बेटियां सुरक्षित रह पाए और मुजरिम को ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए, जिससे कि आगे ऐसे वारदात होने से हम सभी बच पाएँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर कहानी आप तक पहुंचती रहे।